हेलो डियर टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का। आगे देखते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं परागकण के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने लघु बीजाणु ध्वनि के बारे में सीख लिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं परागकण यानी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बारे में तो क्या होता है ये, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यार अगर आप लोग लेक्चर देखते हो तो अगर पसंद आता है आपको, आप इंटरेस्ट दिखाते हो, तो आप प्लीज सपोर्ट करने के लिए आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें आपको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट तो लगता नहीं है, कोई चार्ज तो लगता नहीं है। हम मेहनत करते हैं आपके लिए। अब कम से कम आप इतना तो कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपको एक टच करना होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें भी आपको मेहनत करनी होती तो बात अलग होती। इतना तो आप वैसे भी स्क्रीन को स्लाइड करते रहते हो, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो। फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी इच्छा। आज हम लोग देखने वाले परागकण के बारे में। परागकण क्या होता है? तो एक्चुअली में परागकण परागकण लघु बीजाणु कोशिकाओं का लघु बीजाणु कोशिकाओं का रूपांतरित रूप होता है, ठीक है। तो ये क्या है? लघु बीजाणु कोशिकाओं का ही रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है परागकण के रूप में, ठीक है। क्योंकि जो लघु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, शुरुआत में वो एक साथ आपस में चिपकी होती हैं, उनमें नमी होती है और ये लघु बीजाणु ध्वनि में एक साथ पाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे वायु और तापमान के संपर्क में आने पर या वायु और तापमान के निरंतर पड़ते रहने से ये शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं और ये सब क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। तो यही बाद में मॉडिफाई होकर के या रूपांतरित हो जाती है किसके रूप में? परागकण के रूप में, ठीक है। तो परागकण की विशेषता क्या है? पहला, आकार की बात करें तो आकार लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। इनकी आकृति की बात करें तो ये गोलाकार, फीताकार, फीताकार यानी इसको रिबन शेप बोलते हैं, ठीक है। और अंडाकार, ऐसे कई अलग अलग आकृतियों के रूप में हो सकते हैं। और जो परागकण होता है ये पाया कहां जाता है? स्थिति
स्थिति क्या होती है इनकी? पाई तो जाती है ये कहा, लघु बीजाणु ध्वनि के भीतर परागकोश में, लेकिन ये किस रूप में होते हैं? नर युग्मकोद्भिद के रूप में। नर युग्मकोद्भिद के रूप में लघु बीजाणु धानी यानी परागकोश में। ठीक है, इसको आप इसकी इंग्लिश लिख लेना, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट के रूप में। देखो ये ना डियर, एक्चुअली में कंफ्यूजन होता है क्या कि कुछ लोग, कुछ बच्चे ये जो परागकण होता है, परागकण को ही पुष्पों में नर युग्मक समझ लेते हैं। एक्चुअली में ये नर युग्मक नहीं है, ये वो एरिया है, वह स्पेस है, वह स्थान है जहां पर नर युग्मक बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं। ये खुद में नर युग्मक नहीं है, यहां पर इसके भीतर नर युग्मक बनते हैं, और जहां पर नर युग्मक बन रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? नर युग्मकोद्भिद बोल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है? इनमें जो आवरण होता है, कितने आवरण होते हैं? दो। एक होता है बाह्यचोल, बाह्यचोल जिसको कहते हैं क्या? एक्साइन। और एक होता है अंतःचोल जिसको कहते हैं इंटाइन। ठीक है, जो एक्साइन होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से निर्मित। और ये जो होती है ये पेप्टोसेल्लोज से बनी होती है। ठीक है, ये जो अंतःचोल इंटाइन होती है ये पेप्टोसेल्लोज से बनी होती है। और इसी की खासियत है कि जो बाह्यचोल होती है एक्साइन, ये अनियमित होती है। ये क्या होती है? अनियमित। जबकि एंटाइन जो होती है पेक्टोसेल्लोज से जो बनी होती है ये नियमित होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? नियमित होती है। तो ये तो परागकण के बारे में कहानी है। अब इसी, ये तो मान लीजिए हम लोग लिख करके समझ लेते हैं, हालांकि अब डायग्राम बना करके समझते हैं उसी में कि क्या है, कैसे है, और क्या चीजें हैं इसके अंदर है। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ताकि हम डायग्राम बना करके हम लोग इसको समझ सकें। नोट कीजिए। चलिए जरा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, देखते हैं डायग्राम बना करके।
चलिए देखते हैं, इसमें समझते हैं। देखिए ये है एग्जाइम और ये है एंटाइन, ठीक है। एक मिनट, मैं उस साइड लिख देता हूं इसको। और ये है इसके ये जनन छिद्र, जर्मपोर भी कहते हैं इंग्लिश में, जर्मपोर। और ये है जनन कोशिका, क्या है? जनन कोशिका। यहां है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। देखिए कायिक कोशिका का काम क्या होता है? भोज्य पदार्थों का आरक्षण, आरक्षण करना, ठीक है। भोज्य पदार्थों का आरक्षण मतलब रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें जो भोजन होता है वो ऑलरेडी स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जब जनन कोशिका विभाजन करेगी, इसमें विभाजन होगा तो नहीं, विभाजन होगा जब इसमें, तो इसको भोजन की आवश्यकता होगी और उस दौरान इसको भोजन चाहिए, तो भोजन इसको यहां से मिलेगा, ठीक है। कायिक कोशिका इसको भोजन प्रोवाइड कराएगी। तो जनन कोशिका में होता क्या है? इसमें होता है समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होता है, इससे दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। ये जो दो कोशिकाएं बनी ना, इन्हें कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। अब ये आवृत्ति बीजी पुष्पों में ऐसी कहानी हो रही है। और ये देख लीजिए क्या है, जनन छिद्र जो है जर्मपोर, इसका क्या काम होता है? यहां से वायु और जल का विनिमय होता है, ठीक है। यहां से पानी और हवा दोनों का एक्सचेंज होता है, जरूरत पड़ने पर अंदर और बाहर होते हैं, ठीक है। और इधर देख लीजिए, जो एंटाइन है ये नियमित होती है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ये सर्कल घुमा हुआ है, यहां पर अनुपस्थित नहीं, एब्सेंट नहीं है, इसलिए क्या है, नियमित है। जबकि ये वाली परत बाहर वाली एक्साइन, ये जहां जर्मपोर है, यहां पर क्या होती है, स्पोरोपोलिन यहां पर अनुपस्थित होती है, यहां पर नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। इसीलिए क्या है, ये अनियमित है। इसीलिए हमने कहा एक्साइन कैसी है, अनियमित, क्योंकि यहां पर वो एब्सेंट होती है, ठीक है। पूरा ये सर्कल नहीं बन पाता है, मतलब पूरी तरह से घूम करके चारों ओर से नहीं घेरे होती है। तो यहां जहां उपस्थित है वहीं पर जर्मपोर का निर्माण होता है, ठीक है। और हाँ, एक खास बात क्या है कि जो एक्साइन होती है स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और स्पोरोपोलिन एक हार्डेस्ट मटेरियल है। तो स्पोरोपोलिन अभी तक ज्ञात किसी भी एंजाइम से नष्ट नहीं होती है। उसको किसी भी एंजाइम से अभी तक फिलहाल हम लोग को जो पता है एंजाइम, उन किसी एंजाइम से इसको हम नष्ट नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो परागकण है ना, ये सुरक्षित बना रहता है, सुरक्षित पड़ा रहता है। तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता बाहर किसी कीटाणु से, जीवाणु से, या फिर मतलब किसी एंजाइम से खास करके
इसको नुकसान नहीं पहुंच पाई, ये डाइजेस्ट नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये चीजें समझिए, और अगर कुछ बचा रह जाता है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं फिर से। ठीक है, फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑलमोस्ट जब तक जितना बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या जो चीजें आती हैं लगभग लगभग मैं उसको क्लियर कर देना चाहूंगा फिलहाल। ठीक है, अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो मैं उस पर बात करूंगा आपसे, आप उसको मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये चीज क्या होती है, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा परागकणों की उत्तरजीविता। उत्तरजीविता क्या होती है? जीवन क्षमता। किसी भी परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है? परागकणों के क्रियाशील होने तक का कुल समय, ये कुल अवधि ऐसे देखो, कुल अवधि उसकी उत्तरजीविता उसकी उत्तरजीविता या जीवन क्षमता या जीवन अवधि, कुछ भी कह लेते हैं, लाइफ स्पैन, जो भी कहना है, जीवन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो परागकण शुरू से लेके अंत तक जब तक वो क्रियाशील रहता है, जब तक उसकी उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलती रहती है, तब तक वो उसकी क्या कहलाएगी, कुल टाइम, जितना टाइम से हम लोगों में कहलाता है ना, हम लोग क्या है कि हम लोग का लाइफ स्पैन, जीवन अवधि क्या कहलाती है, किसे कहते हैं कि हमारे जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, ठीक है, बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो कुल टाइम गैप है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? लाइफ स्पैन कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे। वैसे यहां परागकण की बात कर रहे हैं कि परागकण के पूरे क्रियाशील होने तक का समय, जब तक वो क्रिया करने में सक्षम है, उसकी उपापचयी क्रिया चल रही होती है, तब तक का पूरा टाइम उसका क्या कहलाता है? उत्तरजीविता या जीवन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल समझे तो गेहूं और चावल, ये जो अनाज होते हैं, इनकी जो जीवन क्षमता होती है परागकणों की, वो लगभग लगभग 30 मिनट की होती है। लगभग कितना? 30 मिनट तक का होता है। ठीक है, या फिर जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, और सोलेनेसी, सोलनेसी, ऐसे कुछ कुल के पौधे होते हैं जिनकी जीवन क्षमता होती है लगभग महीनों तक की होती है। ऐसे परागकणों के, ऐसे कुल के जो परागकण होते हैं, उनकी जीवन क्षमता लगभग महीनों तक की होती है। ठीक है, रोजेसी में जैसे गुलाब रोजेसी कुल का पौधा है। लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम्स, ठीक है, जैसे दाल वगैरह होती हैं। सोलनेसी में सब्जियां, ये आ जाते हैं। तो ये कुल का नाम है। इन कुल में, यानी इन अलग अलग कुल में जो पौधे होते हैं, बहुत सारे पौधे आते हैं, एक कुल में कई सारे पौधे आते हैं। तो अलग अलग कुल, ये रोजेसी, लेग्यूमिनेसी या सोलनेसी जैसे कुल में जो पौधे आते हैं, इनके परागकणों की जो उत्तरजीविता होती है लगभग डियर वो महीनों तक की हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है
परागकणों की उत्तरजीविता या जीवन क्षमता। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया होगा। एक बात और ध्यान देना यहां पे जरा, जो परागकणों की ये जीवन क्षमता है, जीवन काल है ना, ये कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है। जैसे तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, नमी इत्यादि। ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं वातावरण के अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था में। ठीक है, तो ये परागकणों के जीवन क्षमता पर, जीवन काल पर असर डालते हैं। तो अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो जीवन काल घट सकता है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, तो जीवन काल बढ़ सकता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर भी इसको डिसाइड करते हैं कि जीवन क्षमता ज्यादा होनी है या कम रहेगी। ठीक है, और अगली खास बात क्या है, इनको स्टोर कैसे करते हैं। परागकणों का भंडारण, परागकणों का भंडारण कैसे होता है, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, और जहां इन्हें रखा जाता है, जहां इन्हें रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं। ठीक है, जहां इनको रखा जाता है, परागकणों को जहां इनका भंडारण होता है, उसको क्या कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं। तो इसलिए इनका स्टोरेज कर सकते हैं हम कि भविष्य में मान लीजिए अगर हमको किसी तरह से इनकी आवश्यकता है उगाने के लिए, ठीक है, तो हम इनका भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये होता है परागकणों की कहानी। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए डियर, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।